जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ये सेट नंबर डे 8 होगा। ये 8वें दिन के लिए 8वां ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं और ये 1 जुलाई से आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ है और ये डेली एक सेट आपको दिया जा रहा है। कुछ सेट आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, कुछ सेट यहाँ पे मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है सही मिलान छांटा। यहाँ पे कुछ आपको सही मिलान छांटने के लिए दे रखा है। रूसल भोला सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि क्या ये लोकगीत है, तो बोलेंगे नहीं, यह एक कविता है ना। रूसल भोला कविता है जिसे लिखा है संतोष कुमार महतो ने। महुअक भनिता, महुअक भनिता ये कहाँ से लिया गया है, तो अगर बात करें महुआ की भनिता, महुअक भनिता, तो यह जो लिया गया है वो एक पथिया डोंगल महुआ, आपने कविता संग्रह पढ़ा होगा, वहां पे ये छपा हुआ कविता है और इसको लिखा है अतुल चंद्र मुखर्जी ने। तो यह एक खंड काव्य नहीं, यह भी एक कविता है। क्लियर हो गया। मिली के रहिया, मिली के रहिया किस प्रकार की रचना है, तो बता दे कि यह शिष्ट गीत है। क्या है? शिष्ट गीत है, ना कि लोक कथा है। तो यह एक जो वो शिष्ट गीत है, शिष्ट गीत है। और मिली के रहिया, इस शिष्ट गीत को लिखा किसने है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के देखिए कई तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं। सवाल किसी तरह से भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके कि यह सवाल कहां से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक जैसा ही सवाल आपसे पूछे जाए। सवाल रचना से पूछे जाते हैं, उसके रचनाकार से पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे पहला सवाल क्या बन सकता है, मिली के रहिया कौन किताबें छपल है, तो सुहान लागेरे पुस्तक में छपी हुई है। केकर लिखल लागे, तो बता दे कि प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखी गई है। किस प्रकार की रचना है, तो यह एक शिष्ट गीत है। क्लियर हो गया। तो 2-3 सवाल आपको बेसिक सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद में आपका लास्ट है डी में ऑप्शन में दे रखा है कि सुहान लागेरे एक शिष्ट गीत है, तो बोलेंगे हाँ सुहान लागेरे एक शिष्ट गीत है। अब देखिए सुहान लागेरे शिष्ट गीत जो है इसे लिखा किसने है, तो इस शिष्ट गीत को लिखा है शांति भारत ने, शांति भारत ने। इसके अलावे एक चीज और याद रखिएगा कि सुहान लागेरे पुस्तक का भी नाम है, पुस्तक का नाम है तो और गीत का भी नाम है। तो पुस्तक के संपादक कौन है, पुस्तक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा पुस्तक के संपादक जो हैं वो दिनेश दिनमणि हैं। उस पुस्तक के मुख्य संकलनकर्ता शेखर सरदेंदु हैं और इसका प्रकाशन जो वो पहला प्रकाशन 2006 में और दूसरा प्रकाशन 2019 में हुआ था। इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और भी कुछ बेसिक चीजें आप चाहे तो याद रख सकते हैं सुहान लागेरे से, जैसे कि इसमें कुल 46 कविताएं हैं, 46 गीत है, माफ करेंगे कविताएं नहीं गीत है ना। 46 गीत है। कुल साहित्यकारों की अगर बात करें तो इसमें से कुल 18 साहित्यकारों के या 18 गीतकार के गीत को इसमें संकलित किया गया है, जिसमें से सबसे अधिक सुकुमार जी के 10 गीत को संकलित किया गया है। गीत के जगह पे आप शिष्ट गीत को समझिएगा, है ना, यहां पे आप कंफ्यूजन नहीं पालना है। तो बाकी के सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर जो है वो सही आंसर पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है, इसमें से कौन सा सही उत्तर है। क्या क्या ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन हम देख लेते हैं। रोहन जातिवाचक संज्ञा है, बोलेंगे नहीं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो ये तो गलत है। बेटी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बोलेंगे नहीं, यह जातिवाचक संज्ञा है। छवाली भाववाचक संज्ञा है, बोलेंगे हाँ ये भाववाचक संज्ञा है, जिसमें से आपका आ जाता है छवाली, गिदराली, चेंगराली और भी कई ऐसे शब्द हैं, लेकिन सिर्फ इससे जुड़े हुए शब्दों को हम बता दिए। टेबल चीज वस्तुवाचक संज्ञा है, बोलेंगे नहीं, यह जो वो किस प्रकार के संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से आप सही ऑप्शन को इस तरह से टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटके के लिए तैयारी सही उत्तर छांटा।
चाबी काठी नाटक से संबंधित कौन सा सही उत्तर है ये आपको बताना है। अब यहां पे लेता है सही उत्तर नहीं, गलत उत्तर होना चाहिए था। यहां पे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे सही की जगह पे गलत उत्तर होना चाहिए, है ना, कि गलत उत्तर छांटने के लिए दे रखा है कि इसमें से गलत कौन सा दे रखा है। तो कर्मी, देखिए कर्मी जो है वो एक ग्रामीण औरत रहती है ना, तो यहाँ पे एक ग्रामीण औरत रहती है। समरी की अगर बात करें तो समरी कौन रहती है? समरी जो है वो दलाल औरत है। कौन है? दलाल औरत है। दमयंती कौन है? तो दमयंती एक शिक्षित युवती है। उसके अलावे सुहागी कौन है? तो विदूषक की पत्नी है। तो बोलेंगे नहीं, ये गलत है, विदूषक की पत्नी नहीं, यह जो वो शंभु की मां है। कौन है? शंभु की मां है। क्लियर हो गया? सुहागी कौन है? तो शंभु की मां है। अब देखिए यहां से और क्या सवाल बन सकता है? बन सकता है कि विदूषक की पत्नी कौन थी? तो उसका नाम ऐसे तो चुटरा बाप और चुटरी माए, है ना, इस प्रकार से करके जो वो नाम था। तो चुटरी माए जो थी वो विदूषक की पत्नी थी। तो विदूषक की पत्नी का नाम क्या था? चुटरी माए। चुटरी माए। तो इस प्रकार से चीजों को आपको याद रखनी है। चाबी काठी नाटक की बात करें तो यह पानुरी जी के द्वारा लिखी गई एक नाटक है, जो कि एकांकी स्वरूप का नाटक है। इसमें कुल दृश्यों की संख्या 20 है और इसका प्रकाशन 2006 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। 2006 में इसका पहला प्रकाशन होता है। पानुरी जी की रचना है। बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इस नाटक का प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। इस नाटक की भूमिका गिरधारी गोस्वामी आकाशखूटी के द्वारा भूमिका लिखी गई है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है हर एक टॉपिक से। अगला सवाल है, गलत उत्तर छांटने के लिए दे रखा है। अब देखिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइपिंग में अगर एरर हो तो उसको हम सुधारते हुए चलेंगे, और अगर कहीं पे हम ध्यान नहीं दे पाए या गलती से कुछ अगर बोल दे तो आप हमें रिमाइंड जरूर करवा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी की सारी चीजें हम देख लेंगे। हम भी एक इंसान ही हैं आपके जैसे, तो हो सकता है कि कुछ बेसिक गलतियां हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे क्लासेस होते हैं और जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो कभी कभी दिमाग में नहीं रहता या ध्यान नहीं रहता है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलिए, और इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। गलत उत्तर छांटने के लिए यहां पे दे रखा है, दामोदर किस कहानी के पात्र हैं? तो दामोदर हूब कहानी आपने पढ़ा होगा, जो कि सोंध माटी पुस्तक में छपी हुई है ना। सोंध माटी पुस्तक में छपी हुई है हूब, और इसको लिखा है विनोद कुमार ने। तो उस कहानी में पात्र दामोदर है, तो ये तो सही है। जंगली जिंदगी की डोमानी, बोलेंगे हाँ, यह भी जो है वो सही है कि जंगली जो पात्र है वो जिंदगी की डोमानी कहानी का पात्र है। तो ये भी जो वो सही दे रखा है। बिहारी उबार कहानी का पात्र है, तो बोलेंगे हाँ, यह भी सही है। यह भी जो वो उबार कहानी जो कि सोंध माटी की पहली कहानी है, उस कहानी का ये पात्र है। जैसे कि 4 कहानी छाहर से आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? छाहर, बोनेकलोर, हम जी अब कैसे और नावा छोट जिम्मेदार। वही अगर बात करें सोंध माटी से, तो सोंध माटी से भी आपको 4 कहानी ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? उबार, जिंदगी की डोमानी, ओद दीदा और हूब। ये 4 कहानी आपको सोंध माटी से पढ़ना है और 4 कहानी आपको छाहर पुस्तक से पढ़ना है। छाहर पुस्तक को चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है और सोंध माटी पुस्तक को विनोद कुमार जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है, चानो वाली हम जीव कैसे कहानी की पात्र है। बोलेंगे नहीं, ये गलत ऑप्शन है। चानो वाली जो वो ओद दीदा कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है? ये ओद दीदा कहानी की पात्र है। जबकि आपने एक पात्र का नाम पढ़ा होगा चुनिया, है ना। चुनिया पात्र नामक पात्र आपने पढ़ा होगा, जो कि हम जीव कैसे कहानी से लिया गया है। इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर जो है गलत उत्तर छांटने के लिए दे रखा है, तो डी इसका ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उबार कहानी बिहारी के कॉलेज साथी नायहल है। तो प्रेम, दिनेश, प्रेम और बिरजू, ये 3 जो वो कॉलेज के साथी थे। जबकि महेश जो वो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता है ना। बीरू, महेश और गणेश बाबू, ये 3 अन्य पात्र हैं। जबकि बिहारी और झबरू
है ना, ये दो पात्र आपने पढ़ा होगा, पिता और बेटे के बारे में, है ना, बाप बेटे के बारे में आपने पढ़ा होगा। जबकि अगर बात करें महेश और बीरू, ये दोनों कैसे लोग होते हैं, तो थोड़ा सा ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। और यही वजह है कि गणेश बाबू का जो है ना, गणेश बाबू के खेत में बिहारी के जो जानवर होते हैं उसको घुसा देते हैं ये लोग, ताकि उसका अगर कहीं फसल बर्बाद होगा तो बाकी के सारी जिम्मेवारी इसके ऊपर में आएगा, ये परेशान होगा। तो परेशान करने के लिए ऐसे काम जो वो करते हैं, कौन कौन, महेश और बीरू। बाद में पंचायत वगैरह भी होता है, जिसके वजह से उसे अपना घर बारी बेच देना पड़ता है। कितने में, 500 रुपए में बेच देना पड़ता है। 200 रुपया वो चुकाता है, जो जुर्माना लगता है उसके ऊपर में, है ना, पंचायत में। 20 रुपया उससे जो वो पहले ही घूस के रूप में ले लिया जाता है बीरू के द्वारा कि पंचायत हम करवा देंगे। 200 रुपया उसको जुर्माना देना होता है और 300 रुपया अपने बेटे बिहारी को कॉलेज में नाम लिखाने के लिए दे देता है। तो ये कुछ डाटा है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। 500 में खेत बेचता है, 200 रुपया जुर्माना भरता है, 300 रुपया अपने बेटे को नाम लिखाने के लिए कॉलेज में दे देता है बिहारी को, और 20 रुपया जो वो जो कह सकते हैं कि जब पंचायत होता है तो पंचायत कराने के लिए बीरू को जो वो 20 रुपया घूस के रूप में देता है ना। तो ये कुछ डाटा है जो कि आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षा में। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6। पूछा गया कि मौखिक रूप से पर्यक पर्याले आयल कथा के की कहल जाए। तो देखिए, मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही कथाओं को लोक कथा कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। अब इस कथा के जगह पे अगर हम साहित्य की बात कर दें, अगर यहाँ पे हम साहित्य रख दें, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, वैसे में मेरा आंसर हो जाएगा लोक साहित्य। यानी लोक साहित्य जो होता है वो मुख्यतः इसकी विशेषता क्या है कि यह मौखिक होता है। पहली इसकी विशेषता क्या है, यह जो होता है वो मौखिक होता है। यानी ये मौखिक मुंह से कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, इसके जो रचनाकार होते हैं, इसके रचनाकार का हमें पता नहीं होता है। तीसरा जो इसकी विशेषता है लोक साहित्य की, वो है कि इसके रचना काल का पता हमें नहीं होता है। इसके रचना काल का पता हमें नहीं होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी विशेषताएं हैं जो कि हम बात कर चुके हैं इसके विशेषताओं में। लोक साहित्य की एक और विशेषता है कि यह समाज की संपत्ति होती है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, यह पूरे समाज की संपत्ति मानी जाती है लोक साहित्य को। और शिष्ट साहित्य क्या है, किसी एक व्यक्तिगत कह सकते हैं कि किसी का अपना कॉपीराइट होता है, ये वो लिखित रूप में होता है। शिष्ट साहित्य जो है वो लिखित रूप में होता है, उसके रचनाकार का हमें पता होता है, उसके रचनाकाल का हमें पता होता है। जैसे कि हम कोई भी रचना की बात करें, जैसे कि एक कविता हमने लिख दिया, एक कविता हम बोले कि हामनी सब एक, हामनी सब एक, तो अब क्या है कि इसके रचनाकार का हमें पता है, बोले हाँ इसके कवि के बारे में पता है, पाणिनि जी की कविता है। कब लिखा गया है अब हमें अभी तो नहीं पता, लेकिन जब भी लिखा गया होगा इसके रचना काल का भी पता है। जैसे चाबी काठी नाटक की ही बात करें तो अभी हम बोले ना कि 2006 में प्रकाशन हुआ है, लिखा गया था तो खैर हालांकि पहले ही लिखा गया है ना, तो वो तो अलग बात है, लेकिन इसके रचना काल का भी पता है हमें और रचनाकार का भी पता है, और ये लिखित रूप में भी है, तो वो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आ गए। और जो लोक साहित्य होते हैं वो मौखिक रूप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया लोक कथा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एकर में कौन छाहर कहानी के पात्र नायक हैं। तो देखिए रोहन और मोहन ये दोनों तो पात्र हैं, सोहन पात्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। छाहर कहानी की अगर बात करें तो इस कहानी संग्रह को एक पुस्तक ही है, छाहर पुस्तक, और इस छाहर पुस्तक को लिखा किसने है, चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है। और यह एक कहानी संग्रह है जिसमें से कुल कहानियों की संख्या 10 है ना, कुल इसमें से 10 कहानी है। प्रकाशक संस्था की बात करें तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ जो वो इसका
कह सकते हैं कि प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है, या तो फिर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 2007 में इसका जो वो प्रकाशन होता है और चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा यह पुस्तक जो वो लिखा गया है। कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मायक डाक केकर लिखल उपन्यास है। मायक डाक यानी मां की पुकार, यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास को चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है रजरप्पा जलप्रपात केकर लिखल यात्रा वृतांत लागे। तो रजरप्पा जलप्रपात जो है यह एक यात्रा वृतांत है और इस यात्रा वृतांत को लिखा किसने है, तो इसे लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चितरंजन महतो चित्रा के बारे में भी आपको कुछ बेसिक जानकारी याद रखनी है, जैसे कि रामगढ़ जिला के लारी में इनका जो वो जन्म हुआ है। जनवरी 1946 में इनका जो वो जन्म हुआ है लारी रामगढ़ में। तो ये जानकारी आपको जरूर याद रखनी है। माता पिता के नाम याद रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को याद रखनी है ना। कुछ बेसिक चीजें आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी रचनाकार की बात करें हम लोग। अगला सवाल है समाधान पाणिनि जी के लिखल कौन भाषा की रचना लागे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विवाद होता है, कई बार माना जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं कि खोटा में लिखा हुआ है। दरअसल यह एक खंड काव्य के रूप में माना जाता है और यह इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि इसके जगह पे कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि ये हिंदी में लिखा गया था। अब ये थोड़ा सा विवाद वाले सवाल हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने कि यह खोटा में लिखा गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कालू राम के लठैत के नाम की है। कालू राम का लठैत का नाम रहता है संतु और सिंह जी, है ना। संतु और सिंह जी इसका सही आंसर जो वो है, तो ये भी आपको याद रखनी है। कई बार सवाल यहां से पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि कालू राम के लठैत का नाम क्या रहता है, तो सिंह जी और संतु ये दोनों नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। मगरक सोटे सोटले हिया सोटे शब्दें कौन कारक आयल है। अब यहाँ पे सोटा से सोटले, है ना, सोटा से सोटले, तो यहाँ पे सोटा किस रूप में है, तो बता दें कि दरअसल यहाँ पे सोटा जो है वो एक उपकरण या साधन के रूप में है कि मंगरा के सोटे सोटले, सोटा से मतलब डंडे से मारा, तो यहाँ पे ये करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कारक के 8 भेद हैं, 8 भेदों को आपने पढ़ा होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, है ना, और संबोधन कारक। ये सभी कारक के 8 भेद आपको याद रखने हैं, कहीं से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं आपसे। खोटा व्याकरणिक लेतारे सही भेद छांटने के लिए यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा भेद सही है। अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो बोलेंगे हाँ अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन तो सही दे रखा है। काल के 3 भेद होते हैं, बोलेंगे हाँ काल के भी 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, काल के आधार पे, है ना, स्थान के आधार पे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये हम चारों हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन जो वो सही दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कोना पाता उलटले पलट रहे, कोना पाता रहे टिड़ुआ, कोना देशा से आना लही पुतहिया राम, ठोठों में देही बिचुकाए। अब देखिए दरअसल यह एक बिहा गीत है, यानी विवाह के समय में गाया जाने वाला एक लोक गीत है। इस गीत को इसलिए गाया जा रहा है, कब गाया जा रहा है, तो बता दें कि यह एक परीक्षण गीत है। जब कह सकते हैं कि बहू अपने ससुराल पहली बार जाती है और जब देखने के लिए महिलाएं जाती है, तो उसी समय परीक्ष करके जो वो बहू को अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो उसी समय ये गीत गाया जा रहा है। तो वही यहाँ पे गांव की महिलाएं जो वो इस प्रकार की बातें जो वो कर रही है कि कोना पाता उलटले पलटले रे, कोना पाता रहे टिड़ुआए, कोना देशा से आना लही पुतहिया राम, ठोठवे देही बिचुकाए, है ना। तो अब देखिए ऐसे समय में जो लड़की होती है, जो कन्या होती है या दुल्हन जो होती है, उसे गाली भी दिया जाता है गीत के रूप में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है जकर आंखी प्रभु ढर ढर लोर गो
प्रभु सेहे लागो मायो हामर, ये कौन रकमिक गीत लागे। अब देखिए यहाँ पे विदाई गीत, कोहबर गीत, चुमावन गीत और परिछन गीत, ये सभी विवाह के ही गीत हैं। और विवाह के समय में ये किस समय का ये गीत है, ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो दरअसल होता क्या है कि जब लड़का लड़की कोहबर में जाते हैं बैठने के लिए, तो लड़का सवाल करता है कि भाई हम तो अभी तक तुम्हारे माता पिता को नहीं, पिताजी को तो पहचान लिए कि मंडप में हम देख लिए, लेकिन माता जी को नहीं पहचानते, दादी को नहीं पहचानते, कैसे पहचानेंगे। तो वही लड़की कहती है कि जिसके आंखों में, है ना, कि जिसके आंखों में ढर ढर लोर बह रहे होंगे, आंसू बह रहे होंगे, प्रभु सेहे लागो मायो हमर। फिर आगे दादी का भी परिचय देती है कि दादी को कैसे पहचानेंगे, माँ को कैसे पहचानेंगे, ये हम यहाँ पे लड़की जो वो कहती है अपने पति से। चलिए, तो यह कोहबर गीत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है डमकच गीत के आर कौन रूप में जानल जा है। तो बता दें कि इसे बगुला बगुली गीत के नाम से भी जाना जाता है। डमकच गीत की अगर बात करें तो यह विवाह के समय में गाया जाने वाला लोकगीत है। डमकच गीत कब गाया जाता है, जब लड़के के यहां से जब बारात चले जाते हैं, तो लड़के के यहाँ पे, लड़के के घर में केवल महिलाएं बच जाती है और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है। और उस लोक नृत्य को करते समय जो गीत गाए जाते हैं उसी को डमकच गीत कहा जाता है। तो डमकच लोक नृत्य भी है और डमकच जो वो गीत भी है। ठीक है, तो इस समय में क्या है कि थोड़े से खुला हाव भाव होता है क्योंकि केवल महिलाएं होती है, तो इस प्रकार से चीजें वहां पे, यहाँ पे पुरुष को अनुमति नहीं दी जाती है इस समय पे कि आप वहां पे बैठे रहें। यहाँ पे केवल जो वो इस समय महिलाएं ही होती है। बाकी के भोखरेन मांगा और संग छोड़ौनी, ये दोनों जो वो विवाह के नेग हैं, है ना, नेग विधान जो होते हैं। संग छोड़ौनी जब लड़की का विवाह हो जाता है उस समय लड़की की जो सहेलियां होती है वो कुछ नेग लेती है अपने सहेली को छोड़ने के लिए, तो ये संग छोड़ौनी नेग है। उसके बाद में भोखरेन मांगा, ये विवाह के समय में ही किया जाने वाला एक नेग है, विधान है। साहित्यकार जन्मे के लेतारे सही नख है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि दो ऑप्शन बगल में चला गया है, तो हम दो ऑप्शन को देख लेंगे, लेकिन दो ही से अगर क्लियर हो जाएगा तो यहीं पे हम स्पष्ट कर लेंगे। ए.के. झा जी का जन्म चंडीपुर बोकारो में हुआ है, बोलेंगे हाँ ये ऑप्शन सही है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म भटमुरना कतरास में हुआ है, बोलेंगे नहीं ये गलत ऑप्शन है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की बात करें तो इनका जन्म महथाडी गिरिडीह में 17 मार्च 1908 ईस्वी को महथाडी गिरिडीह में हुआ था और इनका निधन 17 सितंबर 1984 को हुआ था। तो ऑप्शन तो बी ही गलत दे रखा है, तो बाकी दो ऑप्शन हमको देखने की जरूरत भी नहीं है, तो यहीं से हमें स्पष्ट हो गया। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो वो गलत दे रखा है बी। अब बोलेंगे भटमुरना कतरास ये किनका जन्म स्थान है, तो आपने विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में पढ़ा होगा। विश्वनाथ दसौंधी जी का जन्म धनबाद जिले के कतरास के भटमुरना गांव में हुआ था 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को, और इनका निधन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, है ना, 2009 को दसौंधी जी का निधन हुआ था 16 अक्टूबर। ये डेट भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 2009 जरूर याद रखिएगा। जबकि व्याकुल जी का जन्म हम बता दिए कि कब हुआ था, 17 मार्च 1908 को, और निधन 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। हालांकि दो ऑप्शन और यहाँ पे दे रखा है। श्याम सुंदर महतो जी का जन्म खेसमी धनबाद में हुआ है, बोलेंगे हाँ ये सही है। श्याम सुंदर महतो जी का जन्म खेसमी धनबाद में हुआ है, और विश्वनाथ नागर जी का जन्म मोदा धनबाद में हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है घेरा या डफली गीत कौन रसिक गीत है। घेरा या डफली गीत की अगर बात करें तो यह एक वियोग श्रृंगार रस का गीत है, और इसे करुण रस का भी गीत कह सकते हैं। तो इसमें से करुण रस या वियोग श्रृंगार भाव का ये गीत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि करम खेलने भाई जितिया गो दैया सोहराय खेलबे ससुरारी, ई पाताएं कौन गीते के बखान करल गेले, तो यह एक चांचर गीत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब करम पर्व की समाप्ति होती है तो यहीं से चांचर गीत की शुरुआत हो जाती है। जब करमैतिन सब नदी में जावा डाला को विसर्जित करके जब लौटती हैं उस समय चांचर गीत गाते हुए
वापस आती हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि करम खेलने भैया जीतिया गे, है ना। मैया यहाँ पे करम खेल ली है, माँ जो वो जितिया खेलेगी बोलती है कि दैया सोहराय खेलबे ससुरारी, कि अब जो सोहराय जो है वो हम अपने ससुराल में खेलेंगे, यानी सोहराय पर्व जो है वो हम अपने ससुराल में मनाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा क्षेत्र। खोटा क्षेत्र झारखंड की उत्तरी सीमा का प्रहरी है। यह ई केकर लिखल बात है, तो यह हो जाएगा राम नारायण सिंह के द्वारा यह बातें जो वो कही गई थी। अगला सवाल है कि किया फूला फूला आगा आगा ध्वजा डरिया हो, कोना फूला फूले फेड़ डारी रे कौन फूला फूला ले लबरी पंडरिया हो, किया फूला मानो से आहरा रे। ये कौन रक में गीत लागत, यह पर्व त्योहार के ये गीत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर ए.के. झा जी के निधन बच्छर बतावा। ए.के. झा जी का निधन कब हुआ है, तो याद रखेंगे इनका निधन कब हुआ है, तो हम पहले बता दिए इनका जन्म कब हुआ है। तो 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है ए.के. झा जी का। कब हुआ है, 20 जून, है ना, 20 जून 1939 ईस्वी को, 20 जून 1939 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ है। और निधन की अगर बात करें तो 29 सितंबर, है ना, 29 सितंबर 2013 ईस्वी को ए.के. झा जी का निधन हुआ है। झारपात उपनाम से जाने जाते हैं ये। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। पूरा नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पूरा नाम को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है एकर में कौन पिछवाड़ी समास नाय लागे। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन इस बार थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो काड़ा गाड़ी ये तो है, और बिहागर। पिछवाड़ी समास कहते किसे हैं, तो तत्पुरुष समास को पिछवाड़ी समास कहा जाता है। तो काड़ा गाड़ी और बिहागर ये दोनों तो तत्पुरुष समास है। इसके बाद में दो ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, एक है बेंचूर और दूसरा है गेड़ गोवारी। तो बेंचूर तो है, गेड़ गोवारी जो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास को खोटा में अड़गाही समास के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन ना नुकुरबा समास के पटतैर ना लागे, यानी इसमें से कौन सा ना नुकुरबा समास यानी नए समास इसे हम लोग कहते हैं, इसमें से कौन सा नए समास का उदाहरण नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अकारत, 22.5 और निमुनिया, ये तीनों ऑप्शन जो है वो नए समास का उदाहरण है, जबकि गुड़गुड़ी जो है वो इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न छिचकी कहानी गोच के विमोचन हाले करल गेल है, केकर लिखल हके। निम्न छिचकी कहानी संग्रह, यह कहानी संग्रह का विमोचन हाल फिलहाल में ही हुआ है। इसका संस्करण किसके द्वारा किया गया है, या विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शांति भारत। शांति भारत जी के द्वारा विमोचित यह कहानी संग्रह है जिसका नाम है निम्न छिचकी। और याद रखिएगा इसी समय पंचसोखा का दूसरा संस्करण भी इसमें से प्रकाशित होता है ना, विमोचन किया गया, जो कि सुकुमार जी की रचना है पंचसोखा। मचान ऊपर उलगुलान ये शांति भारत जी की रचना है ना, व्यंग्य है, वो भी उसका भी किया गया। एक रिक्शा वाला उपन्यास था मनपूरन गोस्वामी की, उसका भी विमोचन किया गया था। और एक था मानुषिक धर्म जो कि कविता संग्रह है गिरधारी गोस्वामी जी की। इन सभी रचनाओं का भी विमोचन किया गया था। कब किया गया था, तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें, है ना। इसके लिए क्या कि 25 दिसंबर 2022 को जब आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर 2022 ईस्वी को पटेल छात्रावास जो कि कांकेबार रामगढ़ में है, इसमें खोटा के महान कवि श्रीनिवास पानवी जी के जन्म के अवसर पर खोटा भाषी लोग खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष जो वो पानवी जी की 102वीं जयंती मनाई जा रही थी 2022 में, तो उसी समय एक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जाता है और उसी समय इन सम्मान की घोषणा भी की जाती है और कुछ रचनाओं के विमोचन भी किए जाते हैं। तो ये डेट आपको तो याद ही होगा, 25 दिसंबर जो वो खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है चितरंजन महतो चित्रा जी के कौन बच्चर श्रीनिवास पानवी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित कर लिए है। तो याद रखिएगा 2021 में
चित्रंजन महतो चित्रा जी को श्रीनिवास पानुरी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका वर्ष आपको याद रखना है 2021 में। वहीं अगर पूछा जाए कि साल 2022 में श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा मरणोपरांत बंसीलाल बंसी जी को श्रीनिवास पानुरी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब? 2022 में। ठीक है, तो साल 2022 का श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान किसे मिला है? तो बंसीलाल बंसी जी को मरणोपरांत दिया गया है। अब हाल ही में जेटेट 125 के सवाल एक पूछा गया था कि बंसीलाल बंसी जी का निधन कब हुआ है, तो याद रखिएगा यह डेट जरूर आपसे आने वाले परीक्षा में पूछा जाएगा। 18 फरवरी 2022 ईस्वी को बंसीलाल बंसी जी का निधन होता है। तो ये डेट आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्वनाथ दसौंधी राज स्मृति खोटा पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित करल गेल है। तो विश्वनाथ दसौंधी स्मृति खोटा पत्रकारिता सम्मान, अब देखिए यह सम्मान दिया किस क्षेत्र में जाता है, तो खोटा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु विश्वनाथ दसौंधी राज स्मृति खोटा पत्रकारिता सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान 2021 का जो दिया गया था, 2021 का वो दिया गया था, अगर बात करें तो महेंद्र प्रबुद्ध को, हाँ महेंद्र प्रबुद्ध को 2021 के लिए दिया गया था। और 2022 का जो विश्वनाथ दसौंधी राज सम्मान से, जो पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? दीपक सवाल थे। दीपक सवाल आपको पता होंगे, इनकी रचना आप एक पढ़ रहे हैं, है ना, अभी एक आप रचना पढ़ रहे हैं, है ना, अपने एक शिष्ट गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है सुहान लागे रे पुस्तक में, है ना, वहीं पे आप उन रचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो यहां से भी हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाए, तो उन चीजों को आपको जरूर याद रखने। और उस रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है क्या नाम था? कते सुंदर छोटा नागपुर। हाँ याद आ गया, कते सुंदर छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर। तो ये जो गीत है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इनकी रचना जो वो आप पढ़ते हैं। दीपक सवाल, इनका पूरा नाम दीपक जायसवाल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो याद रखिएगा ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी इनका नाम है, तो इनके बारे में जरूर याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि डॉक्टर ए.के. झा खोटा भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित कर गए हैं। अब देखिए डॉक्टर ए.के. झा स्मृति खोटा भाषा सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ए.के. झा तो जानते हैं कि ये खोटा के जाने माने विद्वान हैं। तो बता दें कि खोटा भाषा के विकास में व्यवस्थित और अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए ए.के. झा स्मृति खोटा भाषा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और यह सम्मान 2021 का जो मिला था वो मिला था वासुदेव महतो को। 2021 का जो मिला था वो मिला था वासुदेव महतो को। उसके अलावे अगर बात करें 2022 की, तो 2022 का जो सम्मान मिला था वो मिला था मनपूरन गोस्वामी को। किन्हें मिला था? पारसनाथ महतो को, पारसनाथ महतो को, माफ करेंगे, पारसनाथ महतो को। ठीक है, तो वासुदेव महतो को 2021 का ए.के. झा खोटा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2022 में जो सम्मानित किया गया था वो पारसनाथ महतो जी को। ठीक है, खोटा सेवा सम्मान जो वो मनपूरन गोस्वामी को मिला था 2022 का, है ना। मनपूरन गोस्वामी को 2022 का खोटा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि खोटा भाषा में संस्कृत साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान के लिए, है ना, जो जिनका योगदान अमूल्य योगदान रहता है, एक लंबे समय तक खोटा भाषा में जिनका योगदान रहता है भाषा साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, उनको जो वो खोटा सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावे अन्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जैसे कि खोटा कला संस्कृति रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2021 का वासु बिहारी और 22 का चंद्रदेव कपरदार को। खोटा विशेष सम्मान से विनोद कुमार रसलीन को सम्मानित किया गया था 2022 में, जो कि एक प्रतीक चिन्ह मोमेंटो के रूप में प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र वगैरह दे करके और कुछ नगद पुरस्कार की राशि दे करके उनको शुभ सम्मानित किया गया था।
तो इस प्रकार से इस मौके पर 10 से अधिक पुस्तकों का विमोचन और लोकार्पण भी किया गया था। तो ये सारी चीजें, कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो हम आपसे साझा किए हैं। तो बाकी के यहाँ पे 2 ऑप्शन और थे, पारसनाथ महतो थे, हम इसका आंसर हम बता चुके थे कि 2022 का, हाँ 2022 का जो था वो सम्मानित किया गया था 2022 का A.K. झा स्मृति खोटा भाषा सम्मान से जो सम्मानित किया गया था वो पारसनाथ महतो को सम्मानित किया गया था। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि माटिक घरे चांद उगल ई केकर लिखल कविता गोछ हके। माटिक घरे चांद उगल, माटिक घरे चांद उगल, यह किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा लिखी गई यह कविता संग्रह है। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा इसका सही आंसर क्या है। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा और एंजॉय किया होगा और सवालों को आपने अच्छे से समझा होगा। कुछ सवाल आपको अच्छे लेवल के लगे होंगे, कुछ सवाल आपने पहले से पढ़ रखा होगा। जरूरी है कि खोटा एक सीमित भाषा है, बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं है, अभी विस्तार इसका होना बाकी है, अभी विस्तार हो ही रहा है। तो कुछ सवाल तो आप पहले से जानते होंगे लेकिन कुछ सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। और बाकी के किसी तरह के कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जो भी लिखना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, कुछ अच्छाई हो तो अच्छाई भी लिख सकते हैं, जैसी बातें आपको सही लगे वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका रह जाता है तो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें सवाल कर सकते हैं। और बाकी की जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लगातार नोटिस वगैरह जारी किया जा रहा है तो इससे तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन जो वो काफी तेजी के साथ, है ना, तीव्र गति के साथ में आपके सारे परीक्षाएं होने वाले हैं। इसीलिए आप अच्छे से लग जाएं, जोर शोर से पूरे तैयारी को धार दें और अच्छे से आप सफल हों। क्या पता कि एक ऐसा मौका भी आपके पास आया है जैसा मौका 2017 में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए जो दरोगा का वैकेंसी था। आपने देखा होगा कि जो दरोगा का बहाली था 2017 में, और जब वो समय निकल गया उसके बाद में कई सारे विद्यार्थी केवल पछता करके रह गए थे। कुछ लोग कुछ जगह पे छट गए, या तो चाहे वो लिखित परीक्षा में हो, चाहे वो पीटी में हो, मेंस में हो, या तो फिर फिजिकल में हो, या तो कोई मेडिकल में छट गए। तो बहुत चरणों में वो छट भी गए और कुछ लोगों को मौका भी नहीं मिल पाया या कुछ लोगों ने फॉर्म भी नहीं फिल किया था। तो ये कहीं ना कहीं एक पछतावा आज भी लोगों के मन में रहा है। तो हम नहीं चाहते कि वही पछतावा आपको 2024 में सीजीएल के रूप में आपको आगे के लिए वो पछतावा आपके पास रह जाए। और ये पछतावा को दूर करने के लिए आपके पास में एक उचित समय है और ये सही समय है जो कि आप अपने आप को मजबूती के साथ में तन मन धन से पूरे तरह से पूर्ण रूप से आप लग जाएं। वाकई में अगर आप ये एक डेढ़ महीने जो भी आपके पास में समय बचा है, अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी की सारी चीजें हम यहाँ पे बहुत कुछ और नहीं बात करेंगे। एलडीसी की वैकेंसी का भी आज नोटिफिकेशन दे दिया गया है, उसको भी हम ग्रुप में डाल दिए थे। इसमें वीडियो तो नहीं लेकर के आए थे लेकिन हम इसका नोटिफिकेशन जैसे आया हम आपको ग्रुप के माध्यम से टेलीग्राम में भी डाल दिए थे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब में अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं तो एक आपसे यह भी रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आज भी हमारे 50% से अधिक ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब अभी तक उन्होंने नहीं किया है। तो आपसे यह भी रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जैसे जैसे हमारा टीम बड़ा होगा, हमारे संस्था बड़ी होगी, आपके लिए और भी बेहतर तरीके से चीजों को हम लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।